चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए और पहले रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि द डायग्राम इन द फिगर 1.34 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 ग्राम फोर्स। मतलब जो मीटर रूल है उसका खुद का अपना वेट है 100 ग्राम फोर्स का, और कह रहे हैं कि पाइवटेड एट इट सेंटर हो, मतलब अगर ये मीटर रूल है तो इसका सेंटर क्या होगा 50 सेंटीमीटर मार्क, यानी 50 सेंटीमीटर मार्क पे ही अपने मिड पॉइंट पे ही पाइवटेड है, तो इसका मिड पॉइंट पे ही तो वेट वर्क करेगा। तो 100 ग्राम फोर्स जो मीटर रूल का वेट है 100 ग्राम फोर्स, वो कहाँ एक्ट करेगा, मिड पॉइंट ओ पर एक्ट करेगा। उसके बाद करें टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 250 ग्राम फोर्स हैंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली ऑफ द मीटर रूल सच दैट ओ इक्वल टू 40 एंड ओ बी इक्वल टू 20। तो ओ ए हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर, ओ बी कितना है 20 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर O से 40 सेंटीमीटर देखा जाएगा तो जरूर A पॉइंट कहाँ है 10 सेंटीमीटर मार्क पर है, और वो कितने है 50 सेंटीमीटर मार्क पे है, और O से B जो है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस क्या है अवे है। तो मतलब ये B पर मार्क कितना होगा 70 सेंटीमीटर मार्क पर पॉइंट B है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला पार्ट कह रहा है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बताइए। अच्छा, मैंने कहा था कि मिड पॉइंट के फोर्स को छोड़ करके आपका जो भी लेफ्ट वाला होगा वो क्या है आपका भाई, ये क्या देगा 150 ग्राम फोर्स क्या देगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टर्न देगा। ठीक है, ये फोर्स क्या करेगा इसको क्लॉकवाइज टर्न देगा, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट 250 ग्राम देगा। तो एंटी क्लॉक के लिए ये और क्लॉकवाइज के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये मिड वाला नीदर एंटी क्लॉकवाइज नॉर क्लॉकवाइज मूवमेंट गिव्स। चलिए फर्स्ट पार्ट टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना होगा ये 150। अब एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पहले से लिखा हुआ है। तो 150 ग्राम फोर्स एंड इसकी पाइवटेड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है OA। OA की वैल्यू 150 ग्राम फोर्स OA मीन्स 40 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे तो 15 4 जा 60 एंड 20 विल बी देयर इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट लगाइए। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट बोल रहा है तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव लिखने कोई मतलब नहीं, मैग्नीट्यूड बताना आपको बेसिकली। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या देगा 250 ग्राम फोर्स देगा। 250 ग्राम फोर्स के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है OB है, तो 250 इंटू OB, OB मीन्स 20 सेंटीमीटर। हमको अबाउट पॉइंट देखना है, किस पॉइंट के अबाउट में हमें मोमेंट निकालना है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉइंट O से इस फोर्स की डिस्टेंस क्या है OB है 20 सेंटीमीटर, तो ले लिया मैंने 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 25 2 जा 50 आ जाएगा एंड 20 विल बी देयर, 20 विल बी देयर ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। क्लियरली लिख देंगे 5000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला आंसर हो गया है, ये आपका दूसरा आंसर हो गया है। थर्ड पार्ट आपका था डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो डिफरेंस निकालने के लिए ग्रेटर वैल्यू आगे स्मॉलर वैल्यू बाद में। तो ग्रेटर क्या है आपका माइनस स्मॉलर 5000 इक्वल टू क्या आ गया 1000। बस ये याद रखिए कि 1000 बचा इसका है 6000 का, और 6000 क्या था आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर और साथ में एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ पार्ट में देखिए द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस टू बैलेंस द मीटर रूल। मतलब क्या है कि भाई आपने देखा अभी कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका ज़्यादा आ रहा है 6000 आ रहा है, और क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका सिर्फ 5000 आ रहा है। तो इस केस में क्या है रूल आपकी मीटर रूल आपकी बैलेंस कंडीशन में है नहीं ना, कहाँ तक बेंड होगी ये लेफ्ट साइड में बेंड हो जाए, क्योंकि इधर ज़्यादा आ रहा मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है लेफ्ट में। एंटी क्लॉकवाइज बॉडी को टर्न कराए, मीटर रूल आपकी एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगी इस केस में। तो कह रहे हैं टू कीप द मीटर रूल हॉरिजॉन्टल वेयर शुड बी प्लेस द 100 ग्राम ऑफ फोर्स। तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स करें तो क्या होगा सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज। तो करिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मान लेते हैं अभी समझिए कि 100 ग्राम ऑफ फोर्स कहाँ पे हम अप्लाई करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी बॉडी
आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रही है, अगर इधर ज़्यादा वेट हो रहा है, ठीक है, इधर मूवमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो अगर आपने 100 ग्राम फोर्स अगर लेफ्ट में ही अप्लाई कर दिया, ओके, अगर लेफ्ट में अप्लाई कर दिया तो और तेज टर्न कर जाएगी, बैलेंस कहाँ होगी, बैलेंस नहीं होगी। तो बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि ओ के राइट में 100 ग्राम फोर्स कहीं पर प्लेस करें। तो मान लीजिए मैंने एक सी पॉइंट मान लिया, ये मैंने एक सी पॉइंट मान लिया जिस पर एक 100 ग्राम फोर्स लग रहा है। मुझे नहीं पता है सी पॉइंट कितने सेंटीमीटर मार्क पे है, मैंने लेट कर लिया कि सी पॉइंट, तो ओसी डिस्टेंस को मैंने यहाँ से डी मान लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं ये डी की वैल्यू क्या आती है। तो सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट 150 इंटू 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 इंटू ओबी, ओबी मीन्स 20 एंड प्लस 100 इंटू ओ से डिस्टेंस क्या है, ओ सी की डी। कर लिया हमने, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6000 और ये आपका आएगा 5000 प्लस 100D। तो 100D की वैल्यू क्या आ गई, 1000। सॉल्व कर नहीं पाएगी तो 1020 विल बी कैंसिल आउट। डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मीन्स क्या, ये क्या बता रहा है कि ओ सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी ओ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आप प्लेस करें। तो अगर ये ओ से अगर 20 सेंटीमीटर पे बी है तो रियल में सी कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। आंसर इक्वल टू लिखेंगे एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस टू द राइट साइड ऑफ ओ। क्वेश्चन 15 पे आइए। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स इज पाइवटेड एट इट्स 0 मार्क। मतलब एक बार फिर से एक मीटर रूल है, मीटर रूल पाइवटेड है 0 मार्क पर, ठीक है। तो जो इनिशियल पॉइंट होता है मीटर रूल का वो 0 सेंटीमीटर, फिर मिड पॉइंट होता है 50 सेंटीमीटर, सबसे एंड पॉइंट क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो मीटर रूल में ये तो कंफर्म हो गया कि अगर यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा 50 सेंटीमीटर मार्क, उस पर उसका खुद का वेट एक्ट करेगा। तो कह रहे थे कि मीटर रूल ऑफ वेइंग 10 ग्राम फोर्स, 10 ग्राम फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, 50 सेंटीमीटर मार्क, हमने पॉइंट ओलेट कर लिया है। तो कह रहे हैं कि इस केस में व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। तो एक फोर्स आपका 10 ग्राम फोर्स बना और कोई तो फोर्स है नहीं, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको मोमेंट देगा। तो अगर पाइवटेड एट ए है तो ये फोर्स इसको किधर टर्न करेगा, मीटर रूल को वेट डाउनवर्ड्स है ना, तो इसको ए से बंधा है, ए पे पाइवटेड है तो क्लॉकवाइज टर्न देगा, ठीक है। चलिए आइए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स, सिंस वी हैव फोर्स की वैल्यू क्या बेटा 10 ग्राम फोर्स, डिस्टेंस की वैल्यू क्या बेटा ओए 50 सेंटीमीटर, देन यूजिंग फॉर्मूला टाउ इक्वल टू एफ इंटू डी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू एफ 10 ग्राम फोर्स, डिस्टेंस ओए 10, और चूंकि क्या है ये क्लॉकवाइज निगेटिव होगा, और ओए की वैल्यू क्या 50 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा -500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। या सिंपली इसको क्या लिखेंगे, टाउ इक्वल टू 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर और साथ में क्लॉकवाइज लिख के छोड़ देंगे, ठीक। फर्स्ट आंसर, ठीक, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि हाउ कैन इट मेट हॉरिजेंटल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। अगर लीस्ट फोर्स आपको जानना है कि कौन सा लीस्ट फोर्स इसको हॉरिजेंटल बना सकता है, तो अगर पाइवटेड एट ए है तो ए से हम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे तो लीस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको पहले बताए थे, टर्निंग इफेक्ट में पहले बताए थे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ए पॉइंट से जितना मैक्सिमम आप जा सकते हो मीटर रूल पे, कहाँ जा सकते हो आप 100 सेंटीमीटर मार्क जा सकते हो, तो 100 सेंटीमीटर मार्क पे जाओगे तो आपको लीस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने मान लीजिए लीस्ट फोर्स इज एफ, तो इतना तो कंफर्म हो गया
कि लीस्ट फोर्स 100 सेंटीमीटर मार्क पे ही लगेगा, लेकिन हमने अपवर्ड क्यों किया डायरेक्शन उसकी? क्योंकि बच्चा क्लॉकवाइज मूवमेंट को, क्लॉकवाइज टर्न को एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न रोक सकता है। तो इस डाउनवर्ड फोर्स के अपोजिट में अगर अपवर्ड फोर्स लेंगे तो ही हमारी मीटर रूल बैलेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कंफर्म हो गया। तो कह सकते हैं कि लेट द फोर्स F एक्टिंग एट 100 सेंटीमीटर मार्क विल बैलेंसेस द मीटर रूल। लेट द लीस्ट फोर्स F acting on 100 centimeter mark in upward direction will make the meter rule horizontal। ठीक है, लेट कर लिया मैंने। देन in the state of equilibrium क्या होगा? according to principle of moments क्या हो जाएगा? बोलिए बच्चों। sum of all एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट याद है ना, क्या था कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट। चलिए करिए। तो यहाँ पे बेटा पहले बता एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा? ये फोर्स तो देगा नहीं, ये तो क्लॉकवाइज दे रहा था, ये फोर्स देगा सिर्फ दिस फोर्स विल गिव द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वो होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट ये होगा। चलिए, तो F इंटू ए बी इक्वल टू दिस फोर्स, ये क्लॉकवाइज फोर्स ये है और इसकी डिस्टेंस OA। सॉल्व करेंगे तो F की वैल्यू तो पता नहीं है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? फुल लेंथ 100 सेंटीमीटर और 10 इंटू OA क्या है? 50 सेंटीमीटर। 1 0 1 0 सेकंड जीरो कैंसिल हो गया। तो F की वैल्यू क्या आ गई? 5 1 5। याद रखिए, अगर हमारा एक फोर्स ग्राम फोर्स में है, दूसरा फोर्स भी ग्राम फोर्स में आएगा। ठीक है, 5 ग्राम फोर्स, न्यूटन नहीं लिख के चले आइएगा। ठीक है, लेकिन आपको जब लास्ट में आंसर लिखना है तो आंसर आपको फुल लिखना पड़ेगा। लेट किया था ना आपने, दैट इज बाय अप्लाइंग a least force of 5 gram force in upward direction at 100 सेंटीमीटर मार्क। ठीक, ये आपका आंसर। ऐसा लिखेंगे बेटा, लैंग्वेज पूरी लिख के आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन बस मैग्नीट्यूड F इक्वल टू 5 ग्राम फोर्स लिख के चले आए, ऐसा नहीं बेटा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हाउ कैन इट बी मेड, वो पूछ रहा है कि कैसे, तो पूरा आप बताएंगे बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स ऑफ 5 ग्राम फोर्स एट 100 सेंटीमीटर मार्क इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नोट कीजिए। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाते रहें। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लास 10th, ICSE बोर्ड, पर्टिकुलरली मैं तीनों सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आपकी वीडियो के लाइक्स, आपके चैनल के सब्सक्रिप्शन ही मेरा हौसला बढ़ाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बच्चों ज़रूर लाइक कर दें। ओके बच्चों, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और बिना देर किए हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। इस बार आपकी मीटर रूल नहीं, यानी कि 100 सेंटीमीटर नहीं होगी, 1 मीटर की नहीं होगी, वो 50 सेंटीमीटर की होगी। हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस एट 29 सेंटीमीटर मार्क। मतलब 29 सेंटीमीटर मार्क जो है वो आपका पाइवोटेड पॉइंट होगा। ठीक है, तो C मान लिया, 29 सेंटीमीटर मार्क को मैंने C पॉइंट मान लिया है। ठीक है, व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, और जब एक 20 ग्राम फोर्स इसके वन एंड पे हंग कर दिया जाता है तो ये बैलेंस हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट। तो मैंने कैसे डायग्राम बनाया बच्चों? पहले एक हाफ मीटर रूल ले ली है, लेंथ AB की, A पे 0 सेंटीमीटर होगा और ठीक मिड पॉइंट O कितना होगा? 25 सेंटीमीटर मार्क होगा और लास्ट वाला B पॉइंट वहाँ पे कितना मार्क होगा? 50 सेंटीमीटर मार्क होगा। तो कुल मिला के
50 सेंटीमीटर की स्केल हमने बना ली है, हाफ मीटर रूल बना लिए, उसका मिड पॉइंट ओ है और 29 सेंटीमीटर मार्क यानी पॉइंट सी पे वो पाइवटेड है। इसका मीटर रूल का जो खुद का वेट है वो मिड पॉइंट वर्क करेगा, मान लेते हैं डब्लू, अभी वेट पता नहीं है, मान लेते हैं डब्लू वेट है, ठीक है। और ग्राम फोर्स को मैंने बी पे हंग किया है, क्यों? क्योंकि उसने बोला था किसी एक एंड पे हंग करो, मैंने ए पे क्यों नहीं हंग किया भाई? ए या बी में से दो में से किसी एक एंड पर हमको 20 ग्राम फोर्स हंग करना था, मतलब लटकाना था, तो क्यों नहीं मैंने ए पे लटकाया? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पाइवटेड एट सी है, ठीक है, ये लेंथ ही छोटी है, ऑलरेडी ये स्केल खुद ही गिर रही थी। इस फोर्स को ना देखें तो मान लीजिए कोई अगर लंबी सी स्केल है, सपोज दैट मैंने आपको ये स्केल दिखा दी, ठीक है, मान लीजिए ये स्केल है, तो स्केल में अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो अपने आप देखिए ये किधर गिर रही है? इधर गिर रही है। तो कहने का मतलब कि अगर लेंथ ये ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक इधर ही गिरेगी ना, तो इधर रखने से तो बैलेंस नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो इस एंड पर कुछ यहाँ पर ऐसे लटकाना पड़ेगा, इसलिए ए एंड पे नहीं हंग करेंगे 20 ग्राम फोर्स को, बी एंड पे हंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने डायग्राम आपको समझा दिया है। फिर कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर रूल, तो भाई इसका वेट निकाल लो, वेट इज़ द फोर्स, वेट निकाल लो, फिर मास भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर किसी का वेट पता है तो मास भी पता हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 16 का पार्ट ए जो है वो एज शोन इन डायग्राम, डायग्राम पूछा तो मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आइए, यानी बी पार्ट पे आइए, कह रहे फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। कैसे मास निकलेगा? तो भाई हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा देते हैं, चलिए आइए, क्योंकि 20 ग्राम फोर्स आपने लगा करके उसको क्या किया, बैलेंस कर दिया है। तो इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब पाइवटेड एट सी है तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन देगा? 20 ग्राम फोर्स, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन देगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू इंटू पाइवटेड पॉइंट सी से, पाइवटेड पॉइंट सी से इस वेट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये है ना ओ सी। चलिए पहले ओ सी लिखते हैं, फिर बाद में वैल्यू रखेंगे ओ सी। और क्या है क्लॉकवाइज में? और तो कोई एंटी क्लॉकवाइज है नहीं, तो क्लॉकवाइज में 20 ग्राम फोर्स है, और इस 20 ग्राम फोर्स की पॉइंट पाइवटेड पॉइंट सी से क्या दूरी है? बी सी। बी सी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर पर, बट हम पहले इस पर बी सी ही लिखेंगे। चलिए डब्ल्यू तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। ओ सी की वैल्यू क्या बच्चों? फिगर देखिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20, और बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर है। अगर सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा 20, यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 5 1 जा 5 2 जा 10, 105 ग्राम फोर्स। अच्छा, वेट इज़ द फोर्स। याद रखना है कि हमारी सारी डिस्टेंस चल रही है, सारी लेंथ चल रही सेंटीमीटर में, फोर्स चल रहा ग्राम फोर्स में। तो अगर इस सारे कैलकुलेशन से अगर W का वैल्यू आएगा तो वो भी ग्राम फोर्स में आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे आप न्यूटन या कुछ और लिख के चले आए हैं ना, ठीक, याद रखिएगा। KGF या न्यूटन नहीं लिख सकते हैं, जो आपको दिया है ग्राम फोर्स चल रहा है, तो यहाँ पे इस फोर्स W की वैल्यू भी ग्राम फोर्स में आएगी। चलिए, अगर वेट आ गया तो मास क्या आ जाएगा? 105 G आ जाएगा। ये आपको सिखाया था बेटा। अगर W की वैल्यू कहीं पर आपकी मान लीजिए 100 kgf है तो मास की वैल्यू क्या हो जाती है? 100 kg हो जाती थी। वैसे ही आपका अगर W की वैल्यू अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी क्या आया 105 GF आया है, तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105 G। ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर वेट इतना है, KGF को हटाइए, सीधे kg बन जाएगा, GF में F हटाइए, G। अगर वेट की वैल्यू 105 ग्राम फोर्स है तो मास की वैल्यू 105 ग्राम हो जाएगा। तो आपसे यही तो पूछ रहा था सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। क्या हो जाएगा? M = 105 ग्राम फोर्स। चलिए अब पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी क्या कह रहा है? पार्ट सी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट सी समझिए, पार्ट सी क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट। बैलेंसिंग पॉइंट अभी कहाँ पर है? सी पर है, ठीक है, सी पे बैलेंस थी रॉड। इस केस में पार्ट बी तक आपकी रॉड सी पर बैलेंस थी, तो कह रहे इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट, यानी सी पॉइंट किधर शिफ्ट होगा पूछ रहे हैं। इफ ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। अगर 20 ग्राम जो मास है, ये वाला जो मास है, अगर इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तब ये सी पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? राइट में कि लेफ्ट में? देखिए सी पॉइंट के बाद जो डिस्टेंस है वो 21 सेंटीमीटर है,
तो अगर इधर का मोमेंट निकालेंगे तो 20 इंटू 21 आएगा, ठीक है। तो इसका अभी W की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, W की वैल्यू आ चुकी है 105 ग्राम फोर्स, ठीक है, वेट की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ का जो मल्टीप्लाई है आप निकालेंगे, इसका अगर इस फोर्स का मोमेंटम निकालेंगे तो क्या आएगा 105 इंटू 4, ठीक है। तो ऑलरेडी ज़्यादा है, और 20 इंटू 21 निकाल देख लीजिए, 20 इंटू 21 कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 22 जा 21 2 जा 42, ये 420 आ रहा है। इसका करिए 105 इंटू 4, तो 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4 420, ठीक है। तो इस केस में तो बैलेंस था, ठीक। उधर से आप 20 ग्राम फोर्स को भी इनसाइड ला रहे हैं, पॉइंट सी को भी अगर राइट में शिफ्ट करा दिया आपने, सोचिए तो क्या होगा, ये 21 सेंटीमीटर और भी बहुत कम हो जाएगा। तो उस केस में आपका ये जो राइट वाला क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो बहुत कम आ जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बहुत बढ़ जाएगा। तो उस केस में आप ध्यान दीजिए, पहले से ये वेट भी ज़्यादा है और दूसरा डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो उस केस में मोमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बढ़ जाएगा और रॉड एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग करना स्टार्ट कर देगी। अगर आपको फिर से रॉड बैलेंस करना है, आप चाहते हैं 20 ग्राम मास को इनसाइड लाएं और बैलेंसिंग भी कराएं, तो उस केस में सी को ही लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर मार्क ऑन द मीटर रूल। हाफ मीटर रूल लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। इसको इतना एक्सप्लेन क्यों किया मैंने, क्योंकि पार्ट सी है, इतना इजी नहीं है। कुछ बच्चे इसमें घंटों लगा देते हैं सोचते सोचते, जब समझ नहीं आता है तो मुंह छिपाने के लिए क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि ठीक है हम बाद में समझ लेंगे, या सोचते हैं कि इसको बात ही ना छेड़ो, इसमें एक्सप्लेन करना पड़े। लिख भले दें वो फट से कि लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, या बोल दे फटाक से कि वो राइट शिफ्ट करेगा, लेकिन नहीं, अगर एक्सप्लेनेशन देना पड़े तो आपको समझ नहीं आएगा उस वक्त कि कैसे एक्सप्लेन करें। तो बहुत ही ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अगर बराबर नहीं रहेगा तो बैलेंसिंग नहीं आएगी। बैलेंसिंग करने के लिए आपको दोनों मूवमेंट बराबर रखने हैं। याद रखिए, आप मास भी इनसाइड शिफ्ट करा रहे थे और गलती से अगर आपने सी को राइट शिफ्ट करा दिया तो ये डिस्टेंस जो अभी 21 है और कम हो जाएगी। मास एक तो वेट कम है, वेट फोर्स कम है, और डिस्टेंस भी बहुत कम आ गई, तो ये क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है बहुत कम हो जाएगा उस केस में। और ये पहले से वेट ज़्यादा है, डिस्टेंस भी बड़ी हो जाएगी, उस केस में ये मूवमेंट बहुत बढ़ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग आ जाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग नहीं चाहिए हमें, बैलेंसिंग चाहिए। तो उस केस में क्या करें, वेट ज़्यादा ही है, ये तो हम नहीं बढ़ा सकते वेट, तो उस केस में डिस्टेंस को किसी तरह से मेंटेन करना जरूरी है। 21 आप अगर मास शिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में सी को भी लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे, तो अपने आप ही डिस्टेंस मेंटेन होगी, तो बैलेंसिंग हमारी मेंटेन रहेगी। पॉज करिए, वीडियो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया था, आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मीटर रूल है मतलब 100 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। कह रहे हैं इज बैलेंस्ड ऑन अ फलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर। जिस पॉइंट पे बैलेंस होती है उसे पाइवोटेड पॉइंट कहा आता है। तो ये सी हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर मार्क पर, सी हो जाएगा जो क्या है पाइवोटेड है। कह रहे हैं बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास एम एट 20 सेंटीमीटर मार्क। मतलब इस केस में देखा जाए तो अगर 40 सेंटीमीटर पे आपने पाइवोटेड कर रखा है तो उसका खुद का भी तो वेट होगा। उस केस में अगर आपने 40 सेंटीमीटर पाइवोटेड कर रखा है और कोई अगर फोर्स इधर लेफ्ट में नहीं लगाया तो उस केस में क्या हो जाएगी, बॉडी आपकी बैलेंस हो जाएगी, राइट में क्लॉकवाइज रोटेशन करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए इन्होंने लेफ्ट में 20 सेंटीमीटर मार्क पर एक मास एम लटकाया हुआ है। तो यहाँ पर जो होता है वो वेट होता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का मास आपको गिवन है एम, तो उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें, उसका वेट आ जाएगा। वेट इज़ द फोर्स। यहाँ पे फोर्सेस लगते हैं, मास नहीं, मास को लटकाने से ही वेट आता है। तो इस केस में क्या है, आपकी रॉड बैलेंस है। चलिए फर्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। ओके, सॉल्यूशन 17 फर्स्ट पार्ट। in the state of equilibrium क्या हो जाएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कि सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बताइए। अगर पाइवोटेड पॉइंट सी है तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा होगा, ये
जो 20 सेंटीमीटर मार्क पर है, और क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ये होगा। तो चलिए W इंटू इस पॉइंट को कुछ D मार्क आपको देना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर को, तो CD, W इंटू CD इक्वल टू 100 ग्राम फोर्स इंटू CO या OC। ठीक है, सॉल्व करते हैं। W इंटू CD की वैल्यू कितनी बच्चों, 20 से 40 यानी 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 इंटू OC की वैल्यू कितनी बच्चों, 40 to 50 गया यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो 20 5 जा 100, W इक्वल टू 5 10 जा 50 ग्राम फोर्स। ये एक फोर्स है, तो अगर ये ग्राम फोर्स में है तो ये भी किस में आएगा, ग्राम फोर्स में आएगा, याद रखिए। ठीक है, तो W इक्वल टू 50 ग्राम फोर्स। अभी मैंने बताया आपको कि अगर मान लीजिए वेट की वैल्यू आ रही है 100 kgf, ठीक है, तो उस केस में मास कितना हो जाता है, 100 kg हो जाता है। अगर आपको रीज़न समझना है, आप बहुत परेशान ही अगर हो रहे हैं कि सर ऐसा क्यों कर देते हैं, एक तो ये बात, और दूसरी बात ये भी कि अगर W की वैल्यू मैंने इसे अभी निकाला है, कितना आया है, 50 ग्राम फोर्स, तो हम कहेंगे मास इक्वल टू, अभी हम लिखने जा रहे थे 50 ग्राम। इसी के बाद अगर हम कहें कि ये W इक्वल टू 50 ग्राम फोर्स आया तो मास कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी शायद आप लोग परेशान होंगे, इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन में बता ही दे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कहा कि अगर ग्राम फोर्स में चाहे किलोग्राम फोर्स में, अगर वेट पता है तो मास क्लियर है कितना, अगर 50 ग्राम फोर्स वेट है तो मास कितना, 50 ग्राम। अगर 100 किलोग्राम फोर्स आपका वेट है तो मास कितना, 100 किलोग्राम। रीज़न क्या है कि W इक्वल टू mg होता है, लिख लीजिए। वेट की वैल्यू कितनी आई, 100 kgf आई है, 100 kgf। अच्छा, एक फार्मूला आपने पढ़ा था kgf का, 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू देखा है G न्यूटन होती है, G न्यूटन। तो G की वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 न्यूटन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 kgf इक्वल टू आ गया 10 न्यूटन। क्यों हमने न्यूटन में किया है, क्योंकि हमको मास किलोग्राम में चाहिए। ठीक है, ये किलोग्राम फोर्स जो है इसको हम पहले न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मास की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा, 1 kgf इक्वल टू, अगर 10 न्यूटन है तो यहाँ पर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू 10 तब न्यूटन आएगा, यानी यहाँ बनेगा 1000 न्यूटन। तो चलिए 1000 न्यूटन आ गया, मास हमको पता नहीं, और G की वैल्यू हमने कितनी ली अभी, 10 ली है, मतलब G की वैल्यू कितनी ली है, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है, या अप्रॉक्सीमेट तो कभी कभी हम लोग 10 भी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे G की वैल्यू 10 यूज़ की है, तो G की वैल्यू 10 ले लीजिए, तो क्या होगा, फिर से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, M की वैल्यू जो आएगी 100 आ गई। अगर आपने वेट लिया है न्यूटन में तो मास किस में आएगा, किलोग्राम में। ठीक है, इसी तरह मैं आपको ग्राम फोर्स समझा दे कि अगर मान लीजिए W की वैल्यू दी है, अभी क्या दी है, 50 ग्राम फोर्स, यानी कि mg की वैल्यू दी है 50 ग्राम फोर्स। अब फिर से सिंस 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू कितनी, 1 ग्राम फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 9.80 या 9.81 डाइन, तो मैंने ये ले ली। वैसे G डाइन होती है, लेकिन G का मतलब क्या, 9.8 ले लीजिए या 9.81 ले लीजिए समटाइम्स। तो हमने यहाँ पे G की वैल्यू क्या ली, इस बार 9.80 ले लिए। ठीक है, इंटू ग्राम फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, 9.80 और डाइन। ठीक है, और M इंटू G की वैल्यू 9.80 ही लेंगे, अगर एक बार 9.80 लिए तो यहाँ पे भी सेम कट जाएगा, तो M की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। और जब ग्राम फोर्स में लिए हैं तो क्या, अगर आपने ग्राम फोर्स को कन्वर्ट किया है ना डाइन में, तो अगर CGS यूनिट चल रहे हैं तो CGS ही आएगी। ठीक, यानी KGF की वजह से न्यूटन आ जाता है, इसलिए मास किलोग्राम में आता है, और ग्राम फोर्स की वजह से क्या, डाइन आता है, तो डाइन की वजह से हमारा जो CGS यूनिट में मास क्या आएगा, ग्राम में आएगा। तो ये रीज़न है कि अगर कोई KGF में लिखा है 100 kgf है तो 100 kg मास हो जाता है, और अगर W की वैल्यू 50 ग्राम फोर्स है तो मास की वैल्यू 50 ग्राम आ जाती है। तो इस तरह बच्चों इसको याद रखेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर हो गया था। सेकंड पार्ट पे आइए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ द मास एम इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मार्क किधर होगा बेटा, के बीच में होगा ना 10 सेंटीमीटर मार्क, कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा 10। ठीक है, तो अगर आपने इस मास को लेफ्ट में 10 सेंटीमीटर मार्क पे शिफ्ट कर दिया है तो क्या कह रहे हैं, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट। सोचिए किस साइड, इधर का मूवमेंट ज़्यादा होगा,
जिधर का मोमेंट ज़्यादा होगा। तो अगर आप इस मास को लेफ्ट में ला रहे 10 सेंटीमीटर मार्क पे, यानी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जो अभी क्या थी 20 to 40 थी ना, डीसी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाए 30 हो जाएगी। तो उस केस में इसका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैलकुलेट करिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ जाएगा 50 × 30 हो जाएगा। तो 5 3 जा 15 और 00 क्या आ जाएगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो उस केस में इसका क्लॉकवाइज मूवमेंट देखिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ जाएगा 100 ग्राम फोर्स इंटू 10 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो बताइए कौन सा मूवमेंट ज़्यादा है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। जो मूवमेंट ज़्यादा होगा वही इफेक्ट आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है तो इसी का इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यानी एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट ज़्यादा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज टर्न आ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न आएगा तो टिल्ट किधर होगी, टुवार्ड्स ऑफ मास एम। भाई मास एम यहीं तो लटकाया गया था, तो इसका आंसर बोल सकते हैं रूल विल टिल्ट टुवार्ड्स द मास एम, या क्या लिख सकते हैं विल टिल्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ इट्स फल्क्रम। थर्ड पार्ट में आइए, थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि इस केस में जब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, आप जब इसको 10 सेंटीमीटर मार्क पर रख देंगे मास एम को, तो कह रहे रिजल्टेंट मोमेंट क्या आएगा। तो रिजल्टेंट मोमेंट के लिए सम ऑफ करना पड़ेगा। रिजल्टेंट मोमेंट मतलब टाउ, क्या टाउ 1 + टाउ 2 करिए। तो टाउ 1 की वैल्यू कौन देगा, ये देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ग्राम फोर्स। अब याद रखिए यहाँ नहीं है 20 सेंटीमीटर मार्क पे नहीं है, इस केस में 10 सेंटीमीटर मार्क पे है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये पॉइंट हटके यहाँ से डी पॉइंट हटके कहाँ आ गया, ये 20 सेंटीमीटर मार्क से मतलब नहीं रह गया, ये 10 सेंटीमीटर मार्क पर आ गया है। कौन 50 ग्राम फोर्स 10 सेंटीमीटर मार्क पे आ गया है। तो उस केस में रिजल्टेंट मोमेंट क्या होगा, इक्वल टू तो दिस फोर्स, और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो +50 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी, डी पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो DC प्लस है ना टाउ 2 करना है। टाउ 2 मीन्स सेकंड फोर्स, ये क्लॉकवाइज दे रहा है तो माइनस में लेंगे 100 इंटू इसकी डिस्टेंस क्या लेंगे OC। चलिए सॉल्व करते हैं। तो +50 इंटू DC की वैल्यू कितनी बच्चों, DC की वैल्यू है 10 से 40 यानी 30 का डिफरेंस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 100 ही रहेगा। OC की वैल्यू कितनी 40 to 50 10 ही तो है, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 1500 और ये -1000। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, और किसमें आया पॉजिटिव, यानी क्या है ये 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। साथ में एंटी क्लॉकवाइज जरूर लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव आया है। नेट टाउ रिजल्टेंट टाउ, ठीक है, भूलिए मत, रिजल्टेंट टाउ का मतलब क्या, नेट टाउ। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में जो कह रहा है सॉल्यूशन नंबर 17, फोर्थ पार्ट कह रहा है हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। तो देखिए इस केस में जो रिजल्टेंट मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है 500 ग्राम फोर्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि अभी भी क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है। तो उस केस में एंटी क्लॉकवाइज टर्न दे रहा था, तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न तो कराना नहीं, आपको क्या करना है बैलेंस कराना है। तो बैलेंस कराने में क्या करना पड़ेगा आपको, फलक्रम के राइट किसी पॉइंट पर आपको उस 50 ग्राम मास को रखना पड़ेगा। हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। तो मान लेते हैं कि हम सी के राइट साइड में किसी पॉइंट DE पर हम ये एक फोर्स लगा रहे हैं, 50 ग्राम फोर्स वेट आ जाएगा। तो सी पॉइंट से मान लीजिए मैंने वो D डिस्टेंस ले ली, मुझे तो पता नहीं है इसीलिए मैंने D डिस्टेंस ले ली। क्या हो जाएगा, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट्स
ओके चलिए 20 क्लॉकवाइज मूवमेंट आप कौन देगा, सी के लेफ्ट में सिर्फ यही है तो यही देगा 50 ग्राम फोर्स। तो 50 इंटू इसकी डिस्टेंस क्या है सी से, सी डी इक्वल टू, हाँ अब क्लॉकवाइज में दो आ गए तो 100 के साथ है क्या ओ सी डिस्टेंस और प्लस 50 के साथ है आपकी सी ई डिस्टेंस। तो 50 इंटू सी डी की वैल्यू क्या बच्चों, 10 टू 40 30 है इक्वल टू, और 100 इंटू ओ सी की वैल्यू क्या है 10 है और प्लस 50 इंटू सी को मैंने डी लेट किया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा 5 3 1500 इक्वल टू 1000 प्लस 50D। तो यहाँ से अगर 50D की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 50D इक्वल टू 500, सबट्रैक्ट करके आएगा 500 तो 1010, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/5, 5 10 जा 50, तो D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी जो E पॉइंट है वो C से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है। तो आंसर कैसे होगा इसका, आंसर बाय प्लेसिंग ग्राम फोर्स एट अ, by placing weight of 50 gram force at 10 centimeter distance to the right side of fulcrum, या बोल सकते हैं अगर ये भी नहीं तो इसके अलावा अगर 40 सेंटीमीटर मार्क पर आपका फलक्रम है और इसे 10 सेंटीमीटर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे ही ये 50 ग्राम फोर्स लगेगा, यानी रियल में ई पॉइंट क्या ओ पे ही एग्जिस्ट कर जाएगा। तो कह सकते हैं कि बाय प्लेसिंग द वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स at its midpoint O, यानी क्या 50 सेंटीमीटर मार्क, ये भी लिख सकते हैं 50 सेंटीमीटर मार्क। भाई 40 सेंटीमीटर मार्क से अगर आप 10 सेंटीमीटर और चलोगे तो क्या 50 सेंटीमीटर मार्क आएगा। 50 सेंटीमीटर मार्क क्या होता है मीटर रूल का, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट ओ करके भी आप बोल सकते हैं या 50 सेंटीमीटर मार्क पे भी बोल सकते हैं, जैसे आपको लिखना हो वैसे लिखें, बट ये चीज़ लिखना ज़रूरी है, ठीक है। हाउ कैन इट बी बैलेंस बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम फोर्स, सो बाय दिस प्रोसेस, ओके नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, ठीक है बेटा, एक एक चीज़ अच्छे से नोट करते चलिए। और क्वेश्चन को लगाने से पहले मेरा सजेशन है आपको कि क्वेश्चन को लगाने से पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से केयरफुली आप रीड करेंगे। चलिए क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, इन द फिगर 1.35, तो ये आपका फिगर 1.35 है, ठीक है। कह रहा यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L मीटर, तो अगर ये रॉड पूरी हमारी L मीटर की है, तो उस केस में ये पॉइंट O कहाँ पर होगा, L/2 पे होगा। अगर 100 पे होता है तो 50 पे होता है ना, आधे पे होता है, तो L पे, अगर L लेंथ है पूरी तो क्या L/2 पे होगा। तो यानी ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपके L/2 मीटर, और यहाँ से B तक भी क्या हो जाएगी L/2 मीटर। टोटल लेंथ L की है तो L/2 पे होगा वो। चलिए कह रहे हैं कि सपोर्टेड एट इट्स एंड लोडेड बाय अ वेट W kgf at its middle point in equilibrium find the reaction R1 and R2 at the ends। तो इन्होंने कहा है कि A और B एंड्स पर रिएक्शन R1 और R2 लग रहा है, ठीक है, W kgf को बैलेंस किए। तो देखिए यहाँ पर दो लॉ लगेंगे, एक तो हमारा जो एक्शन रिएक्शन लॉ है, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन में यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में इन दी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्शन फोर्सेस
ये तो था, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा। सपोज दैट, मतलब ये मान लीजिए कि एक मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैं भी खींचूँ और आप भी खींचो, तो ये बैलेंसिंग कब रहेगी, जब मेरा जो इसका एक्शन है उतना ही आप इस पर रिएक्शन लगाओ, अपनी तरफ खींचो, तो उस केस में ये हमारा मार्कर बैलेंस रह सकता है। तो इन दिस कंडीशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल रिएक्शन, यानी कि R1 और R2 को ऐड कर दीजिए तो किसकी वैल्यू बराबर आएगा, W के बराबर आ जाएगा। एंड अगेन अकॉर्डिंग टू द, भाई इक्विलिब्रियम स्टेट में दोबारा क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी तो लगेगा भाई, एक्शन रिएक्शन लॉ तो लग रहा है, वो तो ठीक है, वो तो आपने कर दिया बैलेंसिंग कंडीशन, लेकिन इसमें प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी तो लगेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाइए, वो क्या कहता है, सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, चलिए ओ के अबाउट में सारे मोमेंट्स निकालिए। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा होगा, ओ के अबाउट में हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज R2 हो जाएगा और क्लॉकवाइज होगा R1, और ओ के अबाउट में W की वैल्यू नहीं आई कुछ। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज के लिए R2 इंटू OB, R1 इंटू क्या आ जाएगा OA। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि W क्यों नहीं ले रहे हैं, बेटा W इसलिए लें कि अगर यहाँ W हम ले भी लें, नीदर क्लॉकवाइज नॉन एंटी क्लॉकवाइज, फिर भी अगर ले भी लें तो अगर W KGF को हम ले भी ले वेट में, बट इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस O से ही देखेंगे तो क्या आएगी, 0 आएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है ना, क्योंकि पाइवोटेड पॉइंट O ही है और O पे ही फोर्स लगा रहे हो, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो उस केस में डिस्टेंस 0 आ जाएगा, तो वो 0 आ जाएगा, इसीलिए हम शो नहीं करें। अगर आप लिखना हो तो लिख लीजिए। तो R2 इंटू OB की वैल्यू कितनी है बेटा, L/2 मीटर डिस्टेंस। R1 OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है L/2 और वो तो हो गया 0, तो उस केस में क्या आ जाएगा, R2 इंटू L/2 इक्वल टू R1 इंटू L/2। ये L/2 कैंसिल, तो उस केस में क्या आ जाएगा इक्वेशन से, R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग इन 1 कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 कर दीजिए भाई। R1 इक्वल टू R2, R1 जगह R2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R2 प्लस R2 इक्वल टू W हो जाएगा। तो यहाँ से 2R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, W आ जाएगा W/2। और रिएक्शन फोर्स है ये भी KGF में आएगा। अगर R2 की वैल्यू W/2 KGF आए तो इक्वेशन सेकंड से देख लीजिए क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, W/2 KGF। इस तरह से आपका R1 और R2 दोनों आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपसे ही तो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द रिएक्शन R1 एंड R2 एट द एंड्स। जो आपके एंड्स पर A और एंड्स B पर लगा हुआ है रिएक्शन R1 और R2, उसकी वैल्यू निकालनी थी। और चूंकि रिएक्शन इज द फोर्स, तो अगर ये आपका फोर्स KGF में है तो ये भी फोर्स किस में आएगा, KGF में आएगा। बेटा यूनिट लगाना मत भूलिएगा, मतलब R1 की वैल्यू कुछ आई तो आपने मतलब सोचा W/2 लिख दे इनफ है, नहीं बेटा मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है, कभी भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी लिखना जरूरी है। अगर ये फोर्स किलोग्राम फोर्स में है तो ये भी रिएक्शन फोर्सेस क्या होंगे, किलोग्राम फोर्स यानी KGF में ही होंगे। नोट कीजिए। तो इस केस में एक बार लगेगा एक्शन रिएक्शन लॉ और एक बार लगेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाइए, एक क्वेश्चन बनाइए एक्शन रिएक्शन लॉ से, एक बनाइए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से, और दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए। अगर R1 की वैल्यू R2 है तो यहाँ पर रख दीजिए R2, और ये R2 पहले से 2R2 हो जाएगा, R2 का W, R2 के लिए W/2 KGF, और यहाँ R1 R2 दोनों बराबर रहेंगे। अगर R2 की वैल्यू आ गई तो R1 की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई, सेम आ जाएगी। नोट कीजिए। इसमें एक चीज़ आपको और बतानी थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 एट पेज नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल्स में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है।
इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका पहला पार्ट डायग्राम भी बनाना मुश्किल था, पहला पार्ट इंपॉर्टेंट है और सी पार्ट यानी ए पार्ट और सी पार्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 सिर्फ इंपॉर्टेंट माना जाएगा क्योंकि इसका फोर्थ पार्ट ही बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 18 आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थिंकिंग नहीं आती है, ये थिंकिंग और ये सॉल्विंग, ये मैथड किसका है, मैथ का है कि जब दो इक्वेशन आ जाए तो उसको आप किसी तरह से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व किया है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये लेक्चर नंबर 4 फिनिश होता है। आप अच्छे से इसको सारी प्रैक्टिस कर लेंगे हर एक क्वेश्चन की न्यूमेरिकल की, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं आती है लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख करके बच्चों तब न्यूमेरिकल लगाया है। ये चाहते हैं तो पहले से ये क्वेश्चन ना लिखते डाउट कर देते और ये भी सोल्यूशन जो है पहले लिख के सिर्फ एक्सप्लेन कर देते, लेकिन नहीं बच्चों, मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके सामने इसलिए लगाया है, टाइम थोड़ा लगा है लेकिन मैंने क्वेश्चन इसलिए लगाया है कि आपको एक ही स्टेप समझ में आया कि सर कैसे करते हैं। तो जैसे आप स्कूल में क्लासेस में आप डायरेक्टली फेस करते हैं टीचर कैसे कर रहा है, एक एक चीज़ अच्छे से देख पाते हैं, वैसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को हर एक चीज़ ऐसे ही ऑफलाइन तरह ही प्रोवाइड कराऊँ, ऑनलाइन जैसी फीलिंग ना आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए और फिजिक्स में इसी तरह से हार्डवर्क करते रहिए, न्यूमेरिकल को लगाते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट भी जो सेक्शन बी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल तैयार रहिए, अपनी तैयारी हमारे लेक्चर के साथ अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल लेट मत करिए। फिजिक्स में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे मैं लेक्चर में आगे बढ़ रहा हूँ वैसे आप भी तैयारी करें, बस देखते रहेंगे आप, पूरी चैप्टर पूरा सिलेबस पूरी बुक खत्म हो जाएगी, अच्छी से तैयारी हो जाए बच्चों। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल रमाशंकर शर्मा सर PCM Guru 2.0। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।